अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एमडी कैट 2020 के एक और एपिसोड के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। बेटा आज के लेक्चर में हम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स के मुतालिक बात करेंगे और ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन के 3 मेथड जिस तरह आपको नज़र आ रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे लिखे गए हैं। इनमें से जो पहला मेथड है वो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के हवाले से। इथीन एक अल्कीन जो हमने सेलेक्ट की है और इसमें ऑक्सीजन को ऐड किया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट। सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट आपने याद रखना है, ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन में इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसका जो प्रोडक्ट है वो बनता है इथाइलिन एपॉक्साइड या इथीन एपॉक्साइड, और इथीन से इथीन एपॉक्साइड बनेगा और अगर हम यहाँ पे प्रोपीन या कोई और अल्कीन यूज करेंगे रिस्पेक्टिवली तो उस तरह का प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ये जो प्रोडक्ट है इथीन एपॉक्साइड ये अनस्टेबल होते हैं। एपॉक्साइड्स आर नॉट स्टेबल कंपाउंड्स। अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं किसकी मौजूदगी में, वाटर और इसके साथ एसिड की मौजूदगी में, तो बेटा ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, इथाइलिन ग्लाइकोल के अंदर। और एक और मेथड हम यहाँ पे यूज जो करते हैं वो है हमारे पास के अल्कलाइन KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट, इसे बेयर्स टेस्ट भी बोलते हैं। 1% KMnO4 सोल्यूशन जो है इसे बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। जब आप इथीन की ऑक्सीडेशन करते हैं थ्रू KMnO4 तो बेटा प्रोड्यूस होता है हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल। आल्दो यहाँ पे हाइड्रोजन भी ऐड हो रही है लेकिन KMnO4 अल्कीन को ऑक्सीडाइज करता है और देन उसमें वाटर ऐड करता है, हाइड्रोजन भी। तो ये एक आपके पास प्रोडक्ट है जो दोनों मेथड से आ सकता है। आप जब इथीन को प्रिपेयर करते हैं ऑक्साइड में तो भी यही प्रोड्यूस होगा फाइनली आपके पास, और डायरेक्ट KMnO4 के साथ भी ये प्रोड्यूस किया जा सकता है। अच्छा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन हमें देखनी है वो है कि ये जो KMnO4 है ये कोल्ड कंडीशन में होना चाहिए। अगर हम KMnO4 को स्लाइटली कंसंट्रेटेड यूज करते हैं और हॉट कंडीशन में यूज करते हैं तो बेटा आपके पास फिर सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। और इसमें हमने अगर KMnO4 को हीट अप भी कर दिया तो फिर जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी वो डिफरेंट इस लिहाज से है कि आपके पास ये अल्कीन जो है दरमियान से आपने इसको सेपरेट आउट कर देना है, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह मैंने ये किया है। जिस तरह आपने कपड़े को काटते हैं इसको काट देना है और इसकी आपने तरपाई करनी है किसके साथ, वो आपने यूज करनी है ऑक्सीजन। अब देखिए ये आपके पास बनती है फाइनल प्रोडक्ट, बिल्कुल जिस तरह हमने ओजोनोलाइसिस करते हैं। ओजोनोलाइसिस की प्रोडक्ट भी अगर आप गौर करें तो यही है, तभी मैंने यहाँ पे लिखा है O3 ओजोनोलाइसिस। तो ये बुनियादी तौर पे अगर आपने डायरेक्टली फॉरन से पिक करना हो कि किसी भी कंपाउंड की ओजोनोलाइसिस करने से या किसी भी कंपाउंड की हॉट KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करने से क्या प्रोडक्ट आएगी, तो आपने सिंपली ये करना होता है कि आपने जो डबल बॉन्ड होता है, बाकी सारे मॉलिक्यूल को आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर करिए, जो डबल बॉन्ड होता है उसको आप वहां से काट के और उसके साथ ऑक्सीजन की तरपाई कर दें, ठीक है, जिस तरह कपड़े सिलाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसी तरह से डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑब्टेन होगी। और ये कौन सी प्रोडक्ट है हमारे पास, गौर करिए, ये है आपके पास फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इसके आले दुआले 2 हाइड्रोजन्स होते हैं। ओके, इसमें ये जो फॉर्मल्डिहाइड है ये बहुत रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड है। फॉर्मल्डिहाइड बहुत रिएक्टिव है, एसिड में से एल्डिहाइड में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और ये फौरन फर्दर आगे ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड में, और फॉर्मिक एसिड फर्दर किस में कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन बहरहाल आपकी किताब ने इसको रिस्ट्रिक्ट किया है, उसने फर्स्ट प्रोडक्ट लिखी है कौन सी वाली, एल्डिहाइड की। तो हम इसको यहीं तक महदूद करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग इसके उनको अब डिस्कस करते हैं। ये बहुत अहम पॉइंट्स हैं और यहाँ से MCQs बेशतर औकात आया है। अब आप इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करिए कि किसी भी अल्कीन की ओजोनोलाइसिस करने से या हॉट KMnO4 के साथ रिएक्शन करने से हमें किस तरह की प्रोडक्ट मिलती है। ये देखिए, ये आपके पास एक अल्कीन है और इसका नाम है 2-ब्यूटीन। नंबरिंग के साथ आप इसको देख सकते हैं, इट इज ए 2-ब्यूटीन। तो अब आपको MCQ कैसे आ सकता है, 2-ब्यूटीन ऑन ऑक्सीडेशन, ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन विल प्रोड्यूस व्हाट। अब आपने इसमें सोल्यूशन कैसे करना है, स्ट्रक्चर को देखिए आप गौर से, और आपने सिर्फ करना यूं है कि डबल बॉन्ड को आपने दरमियान से काट देना है।
डबल बॉन्ड काट दिया आपने और साथ में हमने ऑक्सीजन इसमें प्लेस कर दी। अब अगर आप गौर करें तो बेटा ये क्या चीज़ बन रही है, ये चीज़ बन रही है आपके पास एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, और इसी तरह से इस तरफ भी एल्डिहाइड ही मिल रहा है। ठीक है, एल्डिहाइड्स आपके पास आए हैं, और एल्डिहाइड अभी थोड़ी देर पहले क्या बात हुई थी, एल्डिहाइड्स बहुत रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड है। एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, जो अल्कीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है वो एल्डिहाइड उससे ज़्यादा रिएक्टिव हैं। आई मीन इट, एल्डिहाइड्स जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं अल्कीन से। तो ये बेटा एल्डिहाइड फर्दर जो है वो ऑक्सीडाइज हो के किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एसिड में। और एक बात आपने याद रखनी है, अगर फॉर्मिक एसिड प्रोडक्ट आएगी ना तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर चल जाएगी किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। लेकिन इफ यू गेट एसिटिक एसिड और अदर एसिड यानी हायर एसिड, तो फिर वो फर्दर और मजीद ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो ये यहीं पे हम प्रोडक्ट को समाप्त करेंगे। अच्छा, इसमें नेक्स्ट हमारे पास है एक और कंपाउंड, एक और अल्कीन। अब आप देखिए इसमें हमें क्या, इसको ऑक्सीडाइज करने से क्या प्रोडक्ट आएगी, तो पहले आप इसकी नंबरिंग कर लीजिए। ये आपके पास 2,3-डाइमिथाइल 2-ब्यूटीन है। जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो नथिंग डिफरेंट, बिल्कुल उसी तरह ही आपने इसको करना है कि आपने डबल बॉन्ड को दरमियान से काट देना है और ऑक्सीजन को साथ में जोड़ देना है। बेटा ये प्रोडक्ट आपके पास आएगी कीटोन्स, और कीटोन्स के मुतालिक एक बात कि कीटोन्स फर्दर इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते, आल्दो ये भी पॉपऑफ रूल के तहत ऑक्सीडाइज होते हैं जो चैप्टर 13 में है पॉपऑफ रूल, लेकिन फिलहाल हम इसको जिक्र नहीं करते क्योंकि इसके लिए आपको फर्दर ड्रास्टिक कंडीशन देना पड़ती है ऑक्सीडाइज करने के लिए। तो इन केस ऑफ कीटोन हम यही तक प्रोडक्ट को रखेंगे। तो फॉर्मल्डिहाइड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एसिटल्डिहाइड या उससे जो दूसरे एल्डिहाइड हैं वो बेटा एसिड पे कन्वर्ट होकर रुक जाएंगे, लेकिन कीटोन्स डायरेक्ट कीटोन्स पे स्टॉप हो जाएंगे। तो ये आपने प्रोडक्ट को इस तरह से देखना है। इसके बाद हमारे पास एक बहुत अहम एग्जांपल है जो कि आपकी किताब की है, और वो है बेंजीन के हवाले से। बेंजीन की ओजोनोलाइसिस का चैप्टर 9 में जिक्र किया गया है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए वो कितना आसान है उसको उसकी ब्रेकडाउन, उसका ओजोनोलाइसिस करना। आपने सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट को, और कोई भी एमसीक्यू इस तरह का आ जाए, आपने सिर्फ उसी चीज़ को फोकस करना है जो आपको बताई गई है, और वो क्या है कि वो हमारे पास है डबल बॉन्ड को क्लीव करने वाली बात। डबल बॉन्ड को आप यहाँ से काट लीजिए। तो मैंने तीनों डबल बॉन्ड को देखिए यहाँ से काट लिया, और डबल बॉन्ड को जो काटने का मैंने बताया मेथड आपको कि आप उसके साथ ऑक्सीजन भी जोड़नी है। ठीक है, ये ट्रिक है। ट्रिक से मुराद है कि आप इस तरह से जल्दी प्रोडक्ट को पिक कर लेंगे। अब आप ये क्वेश्चन ज़हन में आ सकता है कि ऑक्सीजन कहाँ से आई, तो यकीनन आप ओजोन से प्रोवाइड कर रहे हैं। और तीसरी ऑक्सीजन कहाँ गई, बेटा वो एक वाटर का मॉलिक्यूल यूज़ किया जाता है, वो उसे अब्जॉर्ब करता है। अब यहाँ पे हमारे पास ये देखिए ये प्रोडक्ट आएगी। अब गौर अगर आप करें तो ये मॉलिक्यूल यहाँ से क्लीव हो चुका है, अलग हो चुका है, बाकी मॉलिक्यूल से कट चुका है। और ये मॉलिक्यूल क्या है, C डबल बॉन्ड O ऊपर H, C डबल बॉन्ड O और H, और मैंने यही लिखा है। और बाकी भी तीनों इसी तरह के बनेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास 3 मॉलिक्यूल इस तरह के बन जाएंगे, और ये एल्डिहाइड नेचर के हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ में हाइड्रोजन। इसे कहते हैं ग्लाइऑक्सल। ग्लाइऑक्सल, एंड पे Al आ रहा है, इट मीन्स क्या कि ये एक एल्डिहाइड है, और ग्लाइऑक्सल एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड तो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाते हैं बेटा, इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन से एसिड बनेगा, और इसे हम कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड। तो ये एक बात थी जो आपने इसमें देखनी थी। अच्छा, इसी की प्रैक्टिस में 1-2 एमसीक्यूज हैं आपके लिए। आपको स्क्रीन पे एमसीक्यूज शो हो रहा होगा। जो एमसीक्यूज आपने इसमें पहला सॉल्व करना है बेटा वो है Which of the following product is obtained by complete oxidation of propene? प्रोपीन की ऑक्सीडेशन करें तो कौन सी प्रोडक्ट आपके पास आती है? ए ऑप्शन है प्रोपेनोइक एसिड, बी ऑप्शन है हमारे पास एसिटिक एसिड प्लस फॉर्मिक एसिड, सी ऑप्शन है एसिटिक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, डी ऑप्शन है फॉर्मिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बेटा यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन से मुराद है ओजोनोलाइसिस। ठीक है, ओजोनोलाइसिस की है आपने, और यहाँ पे कौन सी जो है वो प्रोडक्ट होनी चाहिए, आप प्रोपीन को लिखिए, डबल बॉन्ड को क्लीव करिए, तो एक तरफ बनेगा फॉर्मल्डिहाइड और एक तरफ बनेगा एसिटल्डिहाइड। यकीनन फॉर्मल्डिहाइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाएगा, और एसिटल्डिहाइड एसिडिक एसिड। तो जो इसमें करेक्ट प्रोडक्ट आपके पास आएगी, जो करेक्ट ऑप्शन आएगी वो आएगी सी ऑप्शन। जी बेटा,
नेक्स्ट इसी तरह का एक और एमसीक्यूज है, लेकिन वो थोड़ा सा रिट्रो है, डिफरेंट तरह का है, यानी वो रिवर्स है आपके पास। तो उस एमसीक्यूज की जानिब आते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे एमसीक्यूज 2 शो हो रहा है इस वक्त। सेकंड एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन ऑन ओजोनोलाइसिस गिव ओनली एसिटल्डिहाइड। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनाई है, बताइए किस अल्कीन ने ब्रेक डाउन करके ये प्रोडक्ट बनाई है और सिर्फ बन क्या रहा है, एसिटल्डिहाइड। बेटा नीचे ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है 1 ब्यूटीन, बी ऑप्शन है 2 ब्यूटीन, सी ऑप्शन है 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन और डी ऑप्शन है 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन। अब चूंकि बन रहा है क्या चीज इसमें बन रहा है सिर्फ और सिर्फ एसिटल्डिहाइड, और एसिटल्डिहाइड के लिए हम किस अल्कीन को तोड़ें, इसका क्या मेथड होता है, इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। बेटा इसका जो आसान मेथड है वो आप देख सकते हैं, जिस तरह व्हाइट बोर्ड पे हमारे पास एक अल्कीन यहाँ पे शो की गई है। ये इसी मॉलिक्यूल को देख लेते हैं, हमने इस मॉलिक्यूल को सॉल्व किया, ये आपके पास प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कैसे जाना है आपने, ये कीटोन्स जिस तरह शो किए गए हैं, आपने इसको करना यूं है कि आपने इन 2 ऑक्सीजन को हटा के इन मॉलिक्यूल्स को दोबारा से जोड़ देना है। ठीक है, जो आपको प्रोडक्ट दे, जिस तरह यहाँ पे क्या दी गई है प्रोडक्ट, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड ये है, उसने कहा सिर्फ एसिटल्डिहाइड मिलते हैं, तो आपने 2 एसिटल्डिहाइड लेके मॉलिक्यूल्स उनके ऑक्सीजन को हटा के और उन दोनों को आपस में जोड़ देना है। ऑक्सीजन वाली साइड से ऑक्सीजन को हटा के दोनों को जोड़ दें, तो जिस तरह हमने ऑक्सीजन लगाई थी अगर रिमूव करेंगे तो वो वापस अल्कीन की सूरत में आ जाएंगे। तो 2 तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। ठीक है, एक डबल बॉन्ड को काट के आप प्रोडक्ट बताएं और दूसरा आता है कि प्रोडक्ट को जोड़ के बताइए अल्कीन कौन सी है। तो ये दोनों एमसीक्यूज आपने सॉल्व कर लिए। अच्छा बेटा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेंजीन। बेंजीन 1825 में माइकल फेराडे ने इसे प्रिपेयर करवाया था और बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल से। बेटा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6 होता है और CH इंपीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 78। बेटा इट हैज़ लो कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो। देखिए ये जुमला कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो के हवाले से लो के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप आते हैं कि हाइड्रोजन टू कार्बन रेशियो तो वो बात भी ठीक है कि हाइड्रोजन की रेशियो अच्छी है कार्बन से। और इसको कंपैरिजन किसके साथ किया जाता है, इसे बाकी अल्केन्स के साथ कंपेयर किया जाता है। ठीक है, अच्छा इसमें जो बाकी अहम पॉइंट्स हैं हमारे पास, उनमें सबसे पहली बात यह है कि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सबसे पहली बात कि इसमें जितने भी कार्बन्स हैं सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, और इसके अलावा इसमें आपको पता होना चाहिए इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर जो है वो एक प्लेनर स्ट्रक्चर है और रेगुलर स्ट्रक्चर है, रेगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर। बेटा रेगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, रेगुलर का वर्ड वहां पे इस्तेमाल किया जाएगा जहां पे तमाम बॉन्ड एंगल्स इक्वल होंगे। यहाँ पे जितने भी बॉन्ड एंगल्स हैं वो सभी के सभी 120 के हैं, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं रेगुलर। फिर ये प्लेनर भी है, एक प्लेन पे है, यानी सभी मॉलिक्यूल्स को अगर आप रखते हैं तो एक प्लेन पे आ जाएंगे। ठीक है, और साइक्लिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के साथ है। इसमें कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड लेंथ होती है बेटा वो 1.09 है और कार्बन 1.397 है। और इसमें ये देखना होता है कि कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं। देयर आर 6 सिग्मा बॉन्ड्स कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स की तादाद भी 6 है और टोटल सिग्मा बॉन्ड्स की तादाद इसमें 12 है। और इसमें 6 सिग्मा बॉन्ड ऐसे हैं जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन से बने हैं। sp2 मतलब कार्बन के ऑर्बिटल्स sp2 हैं। ठीक है, और 6 ऐसे सिग्मा बॉन्ड हैं जो sp2s ओवरलैपिंग से बने हैं। ये कहां पे होंगे, ये कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर। बेटा हाइड्रोजन डज नॉट रिक्वायर हाइब्रिडाइजेशन। क्यों हाइब्रिडाइजेशन इसमें नहीं होती, एक ही तो उसमें ऑर्बिटल है, वो कहां मिक्सअप होगा, वो मिक्सअप नहीं होता, वो सिंपल ओवरलैपिंग करता है। तो ये सिर्फ s होगा और ये sp2, तो sp2 ओवरलैपिंग से 6 सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे। अच्छा इसमें अगर आप बॉन्ड लेंथ देखें तो ये जो बॉन्ड लेंथ होती है बेटा ये अल्केन से कम है और अल्कीन से ज्यादा है। अल्कीन की 1.20 होती है और अल्केन की 1.5, ये इसके दरमियान में है। ठीक है, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1.5 निकलता है, यानी डेड बॉन्ड माना जाता है। डेड बॉन्ड से मुराद क्या कि जो अंदर पाई बॉन्ड होता है जो कि रोटेट कर रहा होता है तो हम उसे डेड बॉन्ड मानते हैं। और
ये स्ट्रक्चर आपके सामने इसके इस तरह। इसमें एक और बड़ी अहम बात है कि एक एमसीक्यू आता होता है कि व्हाट इज द सिग्मा टू पाई रेशो। सिग्मा और पाई रेशो बेंजीन में क्या होती है सिग्मा बॉन्ड्स के हवाले से। तो बेटा देखिए सिग्मा बॉन्ड्स की तादाद टोटल कितनी होती है 12 और पाई बॉन्ड्स की तादाद कितनी है टोटल 4। और अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 4:1। तो ये आपके पास सिग्मा टू पाई रेशो 4:1 आंसर होगा। ये बेटा इसकी प्लेनर ज्योमेट्री थी और इसे हमने ज़रा अपलिफ्ट कर दिया इस तरह से। अब इसमें हम जो शो करना चाह रहे हैं वो क्या है, वो बेटा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इसमें हम शो करना चाह रहे हैं। और इसमें 6 हर एक sp2 हाइब्रिडाइजेशन के दौरान एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी रहता है। तो बेटा इसमें अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है वो साइडवेज ओवरलैपिंग से मिक्स होते हैं और साइडवेज ओवरलैपिंग से हमारे पास कौन से बॉन्ड बनते हैं, पाई बॉन्ड्स। और हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स कैन फॉर्म, 3 पाई बॉन्ड्स कैन फॉर्म। तो इसमें जो 2pz ये ऑर्बिटल 2pz हैं सारे, इनकी ओवरलैपिंग से हमारे पास 3 पाई बॉन्ड्स बनेंगे। तो ये आपने देखने है कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स 15 हैं और में से 12 सिग्मा और 3 बॉन्ड्स पाई हैं। अच्छा बेटा इसमें एक पॉसिबिलिटी तो ये है पेयरिंग की, एक और पॉसिबिलिटी जो पेयरिंग की है वो इस तरह से भी होती है। अगर ये ऐसे ओवरलैप कर जाए तो हमारे पास इस नस्ल के जो हैं वो पाई बॉन्ड्स वजूद में आएंगे हैं। तो ये भी पाई बॉन्ड ये अगर ओवरलैप कर सकते हैं तो इन्हें करते क्या मजबूरी है, ये भी कर सकते हैं ओवरलैपिंग। इसीलिए हम कहते हैं कि बेसिकली ये बेंजीन के ऊपर एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ये बॉन्ड टूटता है ये बन जाता है, ठीक है, साथ वाला। इस तरह ये मूवमेंट रहती है, तभी तो हम बेंजीन के स्ट्रक्चर के अंदर रिंग यूज करते हैं। और इसी मूवमेंट की वजह से ये पाई बॉन्ड जो है, जिस तरह साइकिल जो है वो अगर आप खड़ा कर दें उसको तो वो स्टेबल नहीं है स्टैंड के बिना, और अगर आप उसको चलाएं तो चूंकि मूव करता है पहिया तो उसमें क्या आ जाती है, स्टेबिलिटी। तो मूवमेंट से स्टेबिलिटी आती है। इस तरह ये जो है जब ये पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मूव करता है तो इट गिव्स स्टेबिलिटी। और ये कितनी स्टेबिलिटी आती है, किताब लिखती है कि अगर आप इसको रोक लें, ठीक है, अगर रोक लें तो ये 150 किलो जूल ज्यादा एनर्जी इवॉल्व करेगी बेंजीन के मुकाबले में। अगर ये रुके हुए हों तो इसकी ये जो रोटेशन है इससे 150 किलो एनर्जी जो है पर मोल वो रिजर्व हो जाती है। तो इट गिव्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू बेंजीन। तो बेंजीन की जो स्टेबिलिटी की जो कारण है वो इसकी रोटेशन है पाई बॉन्ड्स की। अच्छा यहाँ पे हमने 2 स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं इसके हवाले से। अगर हम इन पाई बॉन्ड्स को कंसिडर करें, जो मैंने रेड मार्कर से लिखने की नाकाम कोशिश की है, शायद रेड नज़र आ रहा हो कि नहीं, तो ये जो रेड वाले हैं ये वाले बेटा ये पाई बॉन्ड आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं इस स्ट्रक्चर में, ठीक है। और जो ब्लैक से लिखने की कोशिश की गई है वो आपके पास यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो ये दोनों कैकुले के स्ट्रक्चर थे, कैकुली स्ट्रक्चर बोलते हैं इनको, कैकूल बोल देते हैं समटाइम। और इसका जो ओवरऑल हाइब्रिड स्ट्रक्चर आता है हमारे पास वो आपके पास एक रिंग फॉर्म में बेंजीन को लिख दिया जाता है, ठीक है। तो जिसमें काफ़ी रंग भरने की मैंने कोशिश की है। अच्छा ये जो है आपके पास ये जो बेंजीन का ये स्टेबल है स्ट्रक्चर है ये बंद कर दिया जाएगा। जी बेटा नेक्स्ट हम मूव करते हैं रिएक्शंस की जानिब। और रिएक्शंस में बेंजीन खुद न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड रहता है और बेंजीन अटैक कर सकता है थ्रू इलेक्ट्रॉन। तो बेंजीन खुद क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। और ये जो रिएक्शन देता है ये है इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देता है ये बेटा। और एस सब्स्टिट्यूशन बेटा इसमें स्टेबिलिटी है, बेंजीन हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से ये एडिशन नहीं करता बल्कि क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन। और वो भी विद ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल। जब आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइड करेंगे तभी सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। इसमें हमारे पास एक जनरल रिएक्शन लिखा है बेंजीन का जिसमें इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक किया जा रहा है। ये आपको मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आइडिया होना चाहिए कैसे है। और ये जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है बेटा ये हमारे पास पॉजिटिव आयन, इसे कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स या बेंजीनोनियम आयन। बेटा ये पॉजिटिव आयन भी इस रिंग में मूव कर सकता है लेकिन अभी ये बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड नहीं रहेगा बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन्स बाकी रह गए हैं। और फिर उसी टाइम बेस अटैक करती है, हाइड्रोजन को यहाँ से ऑब्स्ट्रैक्ट करती है। रिमूव करने के बाद ये वापस अपना बॉन्ड रिटेन करता है और सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल होती है। यहाँ पे एक एमसीक्यूज जो है वो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है जिस तरह से। इस एमसीक्यूज को सॉल्व करिए कि हमारे पास इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन
लिविंग ग्रुप इज, कौन सा ग्रुप इसमें से लीव कर रहा है? तो बेटा ऑप्शन ए है हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, बी ऑप्शन है H पॉजिटिव आयन, सी ऑप्शन है H नेगेटिव आयन और डी ऑप्शन है H2। जी हाँ, इसमें जो ऑप्शन बेटा सही है वो कौन सा है? बीटा ऑप्शन, कि H पॉजिटिव आयन जो है वो इसमें से रिमूव करता है। तो बेटा इसमें नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है इसके रिएक्शंस में आपके पास कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस है। मैंने रिएक्शंस को एक टेबल की सूरत में लिख दिया है ताकि आपके लिए आसानी हो सके, क्योंकि इसमें से जो भी बात लिखी है वो एमसीक्यूज के तौर पे आती है। हमें सभी मैकेनिज्म को याद नहीं रखना होता, हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखना है। फिलहाल पहली जो कैटेगरी है वो है हैलोजिनेशन। आपने याद रखना है कि हैलोजिनेशन में कौन से आप यूज़ कर सकते हैं हैलोजिन और कौन सा आप कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ये FeCl3 फेरिक हैलाइड यूज़ करेंगे और साथ में हैलोजिन में सिर्फ 2 हैलोजिन हम यूज़ कर सकते हैं, वन इज ब्रोमीन, द अदर इज क्लोरीन। फ्लोरीन टू विग्रस, आयोडीन इज टू स्मॉल टू रिएक्ट। और इसका भी हम एक एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रीज़न है। चलिए पहले एमसीक्यूज देख लीजिए, फिर हम इसकी रीज़न की तरफ आते हैं। तो बेटा आपके पास स्क्रीन पे जो एक एमसीक्यूज शो हो रहा है, डायरेक्ट आयोडिनेशन इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू, आप डायरेक्ट आयोडीन इसमें ऐड नहीं कर सकते बेंजीन में। उसकी रीज़न क्या है? ए ऑप्शन है आयोडीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बी ऑप्शन है कि रिजल्टिंग C6H5 is reduced to C6H6 by HI, सी ऑप्शन है HI is unstable और डी है कि रिंग जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। बट इसमें जो रीज़न है वो आपके पास बीटा ऑप्शन है कि जब सब्स्टिट्यूट होगा हाइड्रोजन रिमूव होके आयोडीन लगेगा तो इसके साथ एक चीज़ प्रोड्यूस होती है जिसे कहते हैं HI, हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वो रिएक्शन को रिवर्स कर देगा, जिससे आप रिएक्शन फॉरवर्ड में बहुत ही कम यील्ड आएगी और प्रोडक्ट नहीं बनेगी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट की जाने मूव करते हैं। नाइट्रेशन रिएक्शन है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। यहाँ पे जो रिएजेंट यूज हो रहे हैं बेटा इसमें वो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड है इसमें, और इसकी एक खास प्रोपोर्शन भी बहुत ज़रूरी है और वो है 1:1 रेशियो के साथ आप इसे यूज़ करते हैं। इसमें जब हम नाइट्रेशन करते हैं तो जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है कि नाइट्रेशन में नाइट्रिक एसिड प्रोटोनेट होता है बाय सल्फ्यूरिक एसिड। जब 2 एसिड इस्तेमाल किए जा रहे हो तो जो एसिड स्ट्रॉन्ग होता है वो एसिड के तौर पे काम करता है और जो एसिड वीक होता है वो बेस के तौर पे। तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड जो है वीक एसिड है, ये प्रोटोनेट होगा, सल्फ्यूरिक एसिड इसको प्रोटोनेट नाइट्रिक एसिड को करेगा और जिससे क्या प्रोड्यूस करेगा? नाइट्रोनियम आयन। बेटा इनके नेम याद करने आपने, नाइट्रोनियम आयन, ये कार्बोनियम आयन लाइक है, पॉजिटिव स्पीशीज को एंड में यम आ जाता है। तो ये नाइट्रोनियम आयन है और इसका जो प्रोडक्ट होगा वो बनेगा नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन जो है वो इसका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। इसी तरह से इसमें एक और एमसीक्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि एमसीक्यू जो है वो है हमारे पास, विच ऑफ दीज इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप इन द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा है? ए ऑप्शन देखिए, प्रोटोनेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय सल्फ्यूरिक एसिड, बी ऑप्शन में प्रोटोनेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय नाइट्रिक एसिड, और सी ऑप्शन है लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाय द प्रोटोनेटेड स्पीशी टू प्रोड्यूस द नाइट्रोनियम आयन, और डी ऑप्शन है एडिशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन टू बेंजीन टू प्रोड्यूस द अरेनियम आयन। बेटा इनमें से जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो आपके पास डी, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, फास्ट स्टेप को बोलते हैं। और फास्ट स्टेप में जो लास्ट स्टेप है जिसमें नाइट्रोनियम आयन जो है वो आपके पास दोबारा से नाइट्रो ग्रुप बेंजीन के ऊपर लग रहा होता है और बेंजीन का ट्रिपल बॉन्ड वापस रिकवर कर रहा होता है। तो जो लास्ट स्टेप है इसमें से वो फास्ट स्टेप होता है, इसमें ऑप्शन जो है वो डी बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सल्फोनेशन। इसमें आपने याद रखना है कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और ओलियम या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड या पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, तीनों H2S2O7 के नाम हैं। बेटा ये यूज़ किए जाते हैं और यहाँ पे जो चीज़ प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे वो SO3 है। हालांकि यहाँ पे H पॉजिटिव आयन भी आपकी किताब में देखा होगा वो भी प्रोड्यूस हुआ है, तो H पॉजिटिव आयन उस पर पॉजिटिव चार्ज है। बच्चे समझते हैं कि अटैक H पॉजिटिव आयन पे होना चाहिए क्योंकि वो पॉजिटिव स्पीशी है, लेकिन बेटा बात यह है कि आप हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से रिप्लेस थोड़ी करेंगे, वो तो रिएक्शन तो नहीं ना होगा। फिर पहले भी H पॉजिटिव लगा है और आप H पॉजिटिव पे अटैक करवा के H पॉजिटिव ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रिएक्शन तो नहीं है। तो इस तरह से SO3 के साथ जो रिएक्शन है उसे हम फेवर समझते हैं। ये आपके पास जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी
बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिर बहुत ही अहम रिएक्शन फ्रीडरक्राफ्ट एल्काइलेशन, जिसके रीजेंट्स और आपको इसका पता होना चाहिए इसमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस हो रहा है और इसकी प्रोडक्ट कौन सी प्रोड्यूस हो रही है। तो ये आपको टेबल आपने याद एटलीस्ट करना है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रोडक्ट। इन प्रोडक्ट्स की अपनी खास रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी है। मिसाल के तौर पे इनमें से ये जो प्रोडक्ट अल्काइलेशन से बनी है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव प्रोडक्ट। ये अल्काइल जो बेंजीन है ये बहुत रिएक्टिव होती है। टॉलिन 25 टाइम्स मोर रिएक्टिव देन सिंपल बेंजीन। तो ये आपके पास सबसे रिएक्टिव जो प्रोडक्ट है वो ये है। फिर इसके बाद बारी आती है हमारे पास ये ब्रोमोबेंजीन, सेकंड, इनमें से बात कर रहा हूँ। ब्रोमोबेंजीन सेकंड मोस्ट एक्टिव बेंजीन है, डेरिवेटिव बेंजीन डेरिवेटिव है। और थर्ड है क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पे भी हमसे आ सकता है विच बेंजीन डेरिवेटिव इज द मोस्ट एक्टिव वन। ड्राइव हुए ना उससे ये कंपाउंड, दिस वन इज द मोस्ट एक्टिव वन, देन ब्रोमो, देन क्लोरो, देन आपके पास ये जिसमें एसिटोफिनोन वगैरह आ सकते हैं, और फिर ये वाला कंपाउंड है, और लास्ट वन नाइट्रो ग्रुप तो रिएक्टिविटी को बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर देता है। ये लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड में डेरिवेटिव्स में शामिल होता है। तो इसमें से आपको डेरिवेटिव के लिहाज से एमसीक्यू जो आता है वो आपको याद होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है, ये मैंने एक इनमें से जो अल्काइल बेंजीन है टॉलीन, बेटा इसको लिया है और इसके फर्दर रिएक्शन को डिस्कस किया है कि अल्काइल बेंजीन या यहाँ पे जो टॉलीन है, अगर आप इसे हैलोजिनेशन करें सनलाइट में तो बेटा ये आपके पास जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है वो ये है। ठीक है, तो ये आपके पास इन प्रोडक्ट्स का भी नाम पता होना चाहिए कि जब आप बेंजीन के ऊपर CH2 लगा हो तो हम इसे क्या कहते हैं, बेंजाइल ग्रुप। फिर बेंजल ग्रुप, ठीक है, और अगर H भी रिमूव कर दिया जाएगा तो बेंजो ग्रुप। तो ये आपने इस चीज को भी देखना है कि टॉलीन की हैलोजिनेशन सनलाइट में करें तो क्या प्रोडक्ट्स बनती है। थर्ड प्रोडक्ट लिखी नहीं है लेकिन आपकी बुक में वो मौजूद है। अच्छा, अगर हम इसी टॉलीन की ऑक्सीडेशन करते हैं, अब अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं ना बेटा, तो ये आपके पास KMnO4 की मौजूदगी में तो ये बनता है बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये अल्काइल ग्रुप इज मोर रिएक्टिव। नतीजा ये निकला कि अगर बेंजीन के ऊपर जो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है उसकी हैलोजिनेशन करें या ऑक्सीडेशन करें तो वो पहले ऑक्सीडाइज या सब्स्टिट्यूट होगा। इस कैटेगरी में ऑक्सीडाइज होगा तो बेंजोइक एसिड, सब्स्टिट्यूट होगा तो रिस्पेक्टिव कंपाउंड्स बन जाएंगे। इसके रिगार्डिंग हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो आपके पास शो हो रहा होगा इस वक्त। तो इसमें पहले एमसीक्यू ये वाला देख लीजिए कि विच कैन नॉट प्रिपेयर डायरेक्टली फ्रॉम बेंजीन। ठीक है, इसके रिएक्शंस में से एक बहुत अहम एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट प्रिपेयर डायरेक्टली। ए ऑप्शन है टॉलीन, बी ऑप्शन है फिनोल, सी ऑप्शन है नाइट्रोबेंजीन और डी ऑप्शन है एसिटोफिनोन। बेटा जो कंपाउंड डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं हो सकता वो है फिनोल। ऑप्शन बीटा इसका ठीक ऑप्शन है। इसी के साथ हमारे पास एक नेक्स्ट जो एमसीक्यू है वो है Which of the following does not undergo, ये नेक्स्ट एमसीक्यू जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, which of the following does not undergo oxidation with alkaline KMnO4। कौन सा कंपाउंड है जो डायरेक्ट जो है वो ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता। ए ऑप्शन है टॉलीन, बी ऑप्शन है इथाइल बेंजीन, सी ऑप्शन है आइसोप्रोपाइल बेंजीन और डी ऑप्शन है टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन। तो बेटा ये ऑक्सीडेशन के हवाले से एक पॉइंट आपने याद रखना है। ऑक्सीडेशन के हवाले से वो क्या है कि जब बेंजीन के ऊपर जो मॉलिक्यूल लगा है, टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन के ऊपर बेटा हाइड्रोजन नहीं है। बेंजीन के साथ जब ये जुड़ा है तो इसके ऊपर हाइड्रोजन नहीं है। तो हाइड्रोजन अगर नहीं होगी तो ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो याद रखना है कि जो बेंजीन के साथ जुड़ा डायरेक्ट एटम है वो भी हाइड्रोजन रखना चाहिए उसको। अच्छा, इसी तरह का एक और एमसीक्यूज जो आपकी स्क्रीन पे अब शो हो रहा है वो है आपके पास एक रिएक्शन है। वो कहता है इस रिएक्शन से कौन सी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, रिएक्शन आपको नजर आ रहा है, इसमें से कौन सी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी। ए ऑप्शन है टॉलीन, बी ऑप्शन है क्लोरोबेंजीन, सी ऑप्शन है आपके पास प्रोपाइल बेंजीन और डी ऑप्शन है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो बेटा देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डेल्टा। तो यहां से आपने ये भी सीखा कि अगर आपके पास
अल्काइल चेन लंबी है और वो बेंजीन से किस साइड से जाके लगेगी, वो बेंजीन से लगेगी आपके पास जो हाइड्रोजन में कम होगा। ये एन प्रोपाइल चेन नहीं बल्कि आइसोप्रोपाइल चेन के तौर पे सब्स्टिट्यूट होके ये वाली प्रोडक्ट बनेगी। इसके बाद हमारे पास एक बहुत अहम चीज़ है जिसे हम कहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इसका आपने कुछ ट्रिक सीखना है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या होते हैं। बड़ा याद रखना, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स में आपने सिर्फ ये देखना होगा कि बेंजीन के ऊपर जो डायरेक्ट एटम लगा है, बेंजीन के ऊपर जो एटम डायरेक्टली अटैच हुआ है, अगर तो वो अपने पास इलेक्ट्रॉन पेयर रखता हुआ, कौन सी चीज, इलेक्ट्रॉन पेयर, या उसके ऊपर चार्ज क्या हुआ, नेगेटिव। ये दो कंडीशन आपने देखनी है। बेंजीन के ऊपर जो एटम है अगर उसके पास लॉन पेयर हुआ जिस तरह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के पास होता है, नहीं तो उसके पास क्या होना चाहिए, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अगर दोनों में से कंडीशन एक भी है या दोनों है तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट कर देगा। इलेक्ट्रॉन को जब रिंग में डोनेट करेगा तो इससे बेंजीन की रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगी, क्योंकि बेंजीन इलेक्ट्रॉन के जरिए अटैक करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन और बेंजीन में टूंसे जाएंगे तो इसकी रिएक्टिविटी और भी इनहेंस होगी, एक्टिवेशन बेंजीन की हो जाती है इस तरह से। अच्छा, लेकिन जो ऑर्थो पैरा हैं वो हमारे पास दो तरह से हैं, एक्टिवेटर्स भी हो सकते हैं, डीएक्टिवेटर्स भी हो सकते हैं। ये बात करता हूँ कि एक्टिवेटर्स और डीएक्टिवेटर्स कौन से होते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमारे पास है टॉलीन। टॉलीन में देखिए वो कंडीशन क्या, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, वो कंडीशन जो मैंने बताई है आपको कि बेंजीन से जुड़ा डायरेक्ट एटम जो है वो लॉन पे रखे या नेगेटिव चार्ज। तो ये देखिए इसके पास लॉन पेयर तो कार्बन के पास नहीं है, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिसाइड करेगा। यहाँ पे कार्बन क्या है, नेगेटिव, और ये इलेक्ट्रॉन रिंग में डोनेट करेगा। इस तरह से आप ये देखते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, खैर नाइट्रोजन के पास तो लॉन पेयर भी मौजूद है और लॉन पेयर होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा किसके अंदर, बेंजीन रिंग के अंदर। वैसे ये पार्शियल नेगेटिव भी है क्योंकि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से बेंजीन जो है वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ये दोनों एक्टिवेटर्स हैं। लेकिन जो यहाँ पे नेक्स्ट है उसमें थोड़ा सा फड्डा आ गया। वो क्या, वो क्लोरीन है। क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो कितनी मिकदार में है, ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर रखता है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, ठीक है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की जो एबिलिटी है जिसे हम रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन नीचे जाकर रिंग में घूमते हैं, इसके अलावा एक और इसमें भी इफेक्ट है। वो कौन सा, वो है कि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा रखने की वजह से इलेक्ट्रॉन खींच भी सकता है। इसे कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इसका जो रेजोनेंस यानी इलेक्ट्रॉन देने की जो एबिलिटी है नीचे की जानिब वो कम है, और जो इलेक्ट्रॉन खींचने की एबिलिटी है वो ज़्यादा है रिंग से। यानी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और 4 इलेक्ट्रॉन अपनी जानिब खींच लेगा, तो ओवरऑल नेट इफेक्ट किसकी सूरत में आएगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। लेकिन जो 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो किस पोजीशन पे जा रहे हैं, ऑर्थो और पैरा की जानिब। तो ये आपके पास है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, किस वजह से, इस इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। लेकिन चूंकि रिंग से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी कर रहा है तो ये बेंजीन को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा, डीएक्टिवेटर है। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, इसमें अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो तो एक बात अपनी आसानी के लिए आप याद रख लें कि जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं मां सवाए हेलोजेंस के, हेलोजन डीएक्टिवेटर्स हैं, आसानी के लिए हेलोजेंस डीएक्टिवेटर्स हैं। बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं ना इस रूल के मुताबिक वो सारे के सारे क्या हुए, वो एक्टिवेटर्स हैं, यानी वो बेंजीन की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक होगी बात। और नेक्स्ट हमारे पास जो मेटा डायरेक्टर्स हैं, मेटा डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जितने भी ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इसको पहचानते कैसे हैं ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, उसकी आसान निशानी ये है कि बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ डायरेक्ट एटम, उस एटम को देखिए और उससे नेक्स्ट एटम देख लीजिए। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डायरेक्ट जुड़ा एटम है ये वाला, इसकी कम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव और ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। इन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रॉन खींचना है या इलेक्ट्रॉन देना है। इफ इट इज पार्शियल पॉजिटिव
तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इफ इट इज पार्शियल नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, या इट हैज़ लॉन पेयर तो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इस केस में तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। और इसमें से ये मिसाल देखिए नाइट्रो ग्रुप की, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? ऑक्सीजन की। और इससे क्या होगा? नाइट्रोजन पार्शियल पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट इसका बहुत ज़्यादा होता है नाइट्रो ग्रुप का। मैंने बताया ऊपर एक लिस्ट की सूरत में कि कौन सा ग्रुप जब बेंजीन के ऊपर लग जाए सबसे ज़्यादा जो एक्टिवेट करता है रिंग को, वो बेटा NH2। NH2 जब लगा होता है तो ये रिंग को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करता है, ठीक है, मैक्सिमम एक्टिवेट ये करता है। फिर उसके बाद है फिनोल। बास बुक्स में ना इसको कन्फर्म की गई है, लेकिन मैंने कन्फर्म किया तो ये आपके पास एनिलीन जो है ये सबसे ज़्यादा एक्टिवेशन देता है अमाइन ग्रुप। उसके बाद OH, देन OR, देन R, फिर उसके बाद आता है बेंजीन इटसेल्फ। ये जो इस तरह वाले कंपाउंड है ये बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड है। इसके बाद हैलोजेंस, और भी कंपाउंड है जो आपके बुक में या आपके पास प्रोवाइड कर दिए जाएंगे आपको लिस्ट की फॉर्म में, लेकिन चंद एक मैंने लिखे हैं जो बेंजीन से कम रिएक्टिव है, जिस तरह ब्रोमोबेंजीन, क्लोरो भी इसमें शामिल है, नाइट्रोबेंजीन, ये बेंजीन से लेस रिएक्टिव है। इसके मुताबिक से एक MCQ हम सॉल्व करते हैं फर्दर, स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, विच कंपाउंड इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म, कौन सा कंपाउंड जो है वो हम नहीं बना सकते। तो देखिए पहला है ट्राइनाइट्रोटोलिन, दूसरा है ट्राइनाइट्रोफिनोल, तीसरा है डाइनाइट्रोबेंजीन, तीसरा है ट्राइनाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो इसमें बेटा जो ऑप्शन जो हम नहीं बना सकते वो है ट्राइनाइट्रोबेंजीन, ठीक, क्योंकि ट्राई 3 नाइट्रो ग्रुप जब लगते हैं तो बेंजीन की रिएक्टिविटी इतनी डिक्रीज कर जाती है 2 के लगने से ही कि तीसरा ग्रुप इसमें ऐड ऑन नहीं किया जा सकता। तो ट्राई नाइट्रोटोलिन पॉसिबल नहीं है, बाकी सारे ट्राइनाइट्रोबेंजीन पॉसिबल नहीं है, बाकी सारे कंपाउंड पॉसिबल हैं, ठीक होगी बात। तो तब तक आज तक के लिए इतना ही बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो लेक्चर के साथ फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।